3 वर्ष पहले क्रेटोस ने एक भयानक भविष्यवाणी देखी थी, जिसमें उसने स्वयं को अपनी मृत्यु का सामना करते देखा। इस दृश्य का घाव उसके लिए इतना गहरा था कि उसने अपने पुत्र अट्रेस को आने वाली कठिनाइयों के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। उसने ये निश्चय किया कि वह अपने पुत्र को इतना सक्षम बनाएगा कि वह रैग्नारोक के दौरान अपने अस्तित्व की रक्षा कर सके। लेकिन दूसरी ओर फ्रेया अब भी बोल्डर की मृत्यु का शोक मना रही थी। अपने बेटे को खोने का दर्द उसे भीतर तक झकझोर गया था। वह हर पल क्रेटोस से बदला लेने की आग में जल रही थी। बोल्डर की मौत ने उसके जीवन को खाली कर दिया था। उसकी आंखों में अब केवल प्रतिशोध की चमक बची थी। इसी बीच अट्रेस को अपने प्रिय भेड़िए के जीवन के अंतिम क्षण देखने पड़े। यह भेड़िया जिसने बचपन से उसका साथ दिया, अब मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। इसके अंतिम क्षण करीब आ चुके हैं। तुम्हें अपने आप को तैयार करना होगा। पर ये खा रहा है, अर्थात ये अभी भी जीना चाहता है। मृत्यु की छाया उसके सिर पर मंडरा रही है। अट्रेस ने उसकी आत्मा को अपने चाकू में स्थान दिया, जिससे वह हमेशा उसके साथ रह सके। लेकिन इस क्षति ने उसे गहरे शोक में डाल दिया और वह अकेले ही अपने भावनाओं को समझने के लिए निकल पड़ा। अट्रेस के वापस न लौटने पर क्रेटोस परेशान हो गया। अट्रेस की कोई खबर? वो भेड़िए को दफनाने के बाद से वापस नहीं आया। आशा करते हैं कि वह अत्यधिक दूर नहीं गया होगा। उसने अपने पुत्र की खोज शुरू की और खोज के दौरान उस पर एक विशाल भालू ने हमला कर दिया। क्रेटोस ने पूरी शक्ति से उस भालू का सामना किया, परंतु लड़ाई समाप्त होते ही उसे यह जानकर गहरा धक्का लगा कि वह भालू उसका अपना पुत्र था। अट्रेस अब पशु रूप धारण करने की शक्ति रखता था, लेकिन वह इस शक्ति को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था। तुमने अपना आपा खो दिया था। हम ऐसा अनर्थ कैसे कर सकते हैं? तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हारे जज्बात बेकाबू हो गए थे, लेकिन अनुशासन से तुम उन्हें काबू में रख सकते हो। हमें तुम्हारी योग्यताओं की सीमा का ज्ञान नहीं है, इसलिए हमें अभ्यास को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। घर लौटने पर पिता और पुत्र को एक नई चुनौती का सामना करना पड़ा। उनके द्वार पर थॉर और ओडिन खड़े थे। ओडिन, जो युद्ध और मृत्यु का देवता था, ने क्रेटोस को शांति का प्रस्ताव दिया और अट्रेस को एस्गार्ड आमंत्रित किया। एक निष्क्रिय जंग के देवता की दृष्टि में शांति का सुझाव कैसा प्रतीत होता है? कैसा रहेगा यदि हम एक दूसरे को देखकर अपने शस्त्रों का उपयोग करने के बजाय मिलजुल कर रहे? तुम बस अपने घर पर रहकर अपने शरीर को आराम दो। न मेरे खिलाफ कोई विद्रोह करो और न मैं तुम्हारे साथ कोई विवाद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारे पुत्र को टीयर की खोज बंद करनी होगी। लेकिन क्रेटोस ओडिन की छल कपट भरी प्रवृत्ति को भली भांति जानता था। उसने बिना किसी झिझक के ओडिन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कदापि नहीं। थॉर ने क्रेटोस को लड़ाई के लिए ललकारा और दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। शुरुआत में क्रेटोस ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन जब थॉर ने ओडिन की अट्रेस के प्रति योजनाओं का उल्लेख किया तो क्रेटोस का स्पार्टन रेज भड़क उठा। इस क्रोध ने उसे थॉर को गंभीर रूप से घायल करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा ये स्वरूप इसी जंग के देवता की हमें प्रतीक्षा थी। थॉर के जाने के बाद क्रेटोस ने अपने पुत्र से उसके विश्वासघात के बारे में पूछा। वह अट्रेस के टीयर को खोजने के पीछे का रहस्य जानना चाहता था। तब अट्रेस ने उसे एक भविष्यवाणी दिखाई, जिसमें बताया गया कि टीयर जंग के देवता रैग्नारोक को रोकने का एकमात्र उपाय है। वो देखिए पिताजी, वो रैग्नारोक है। और क्या आप देख सकते हैं कि ओडिन के विरुद्ध सेना का मार्गदर्शन कौन कर रहा है? वो और कोई नहीं बल्कि टीयर, जंग का देवता है। अगर रैग्नारोक में उसकी उपस्थिति निश्चित है, तो इसका मतलब साफ है कि वो अब भी जीवित है। क्रेटोस अपने पुत्र पर विश्वास करते हुए टीयर की खोज के लिए निकल पड़ा। यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि टीयर, जो कभी युद्ध का महान देवता था, अब ओडिन के प्रभाव में एक बंदी की जिंदगी जीने को मजबूर था। इस अत्याचार के कारण उसने युद्ध का मार्ग छोड़ दिया था। एक सच्चा वीर पुरुष साहस और धैर्य से काम लेता है। हमारा पुत्र हमें तुम्हारे लिए यहाँ लेकर आया है। उसकी आंखों में झांको। तुम? मगर क्यों? तुम तो मुझे जानते भी नहीं हो। हम आपको नहीं, पर आपके विषय में जरूर जानते हैं। आपकी विशाल प्राणियों की सहायता के लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हमसे तुम्हारा क्या मतलब है? हम प्रस्थान कर रहे हैं, क्या तुम हमारा साथ दोगे? उसने अपने ज्ञान को साझा करने की इच्छा जताई। उस रात अट्रेस अचानक विशाल भूमि पहुंचा, जो उसके जैसे विशाल प्राणियों की जन्मभूमि थी। वहां उसकी भेंट एंग्रबोड़ा से हुई, जो अंतिम बचे विशाल प्राणियों में से एक थी। एंग्रबोड़ा ने अट्रेस को उसका भविष्य दिखाया। इन भविष्यवाणियों में अट्रेस ने अपने पिता की मृत्यु और अपनी नियति को ओडिन के साथ जुड़ते देखा। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि अट्रेस का क्रोध भड़क उठा और उसने भेड़िए का रूप धारण कर लिया। लेकिन एंग्रबोड़ा के शांत स्वभाव ने उसे अपनी शक्तियों को नियंत्रित करना सिखाया। वह फिर उस कार्य को करती है जिसके लिए वह अट्रेस के जीवन में प्रवेश करने के लिए निर्धारित थी। उसे जादुई रत्न देना, जिनमें विशाल प्राणियों की आत्माएं कैद थी। ये रत्न विशाल प्राणियों से जुड़े हुए थे, है ना?
ये रत्न उनसे संबंधित नहीं थे, बल्कि विशाल प्राणी इन्हीं रत्नों में निवास करते हैं। उनके पास दो ही विकल्प थे, ओडिन के हाथों मृत्यु को स्वीकार करना या फिर गुप्त रूप से जीवन व्यतीत करना। मेरे पिताजी ने उनका साथ दिया। लेकिन तभी एक दिल दहलाने वाली आवाज उनके कानों में पड़ी। एंग्रबोड़ा की दादी अन्य जानवरों की आत्माओं को कैद कर रही थी। पर विशाल प्राणी सदैव गुप्त नहीं रह सकते ना, और हम इस सांप को यहाँ छोड़कर गए तो यह मर जाएगा। इसलिए उन्होंने मिलकर उस सांप को एक विशाल पुरुष की आत्मा दी, जिससे योमनगैंडर का जन्म हुआ। उस सांप को मुक्त करते ही वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं और एंग्रबोड़ा अट्रेयस को उसकी मां का रत्न देती है, जो उसकी आत्मा को कैद करने वाला था। परंतु ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि वह उस रत्न में अपनी आत्मा को स्थानांतरित करने से पहले ही मर गई थी। वह रत्न फिर अट्रेयस द्वारा अपने पिता के पास वापस जाने के लिए उपयोग किया गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी अकेले? क्या तुम मृत्यु की तलाश में हो? नहीं, आपसे ज्यादा नहीं। आखिर क्यों पुत्र? ऐसा क्या है जो तुम हमें नहीं बताना चाहते? क्रेटोस अपने बेटे के 2 दिनों के लिए गायब होने से क्रोधित अट्रेयस से उसके ठिकाने के बारे में पूछता है, लेकिन तुरंत फ्रेया उन पर हमला कर देती है। अपने पिता को खतरे में देखकर अट्रेयस ने भालू का रूप धारण कर फ्रेया पर हमला करने का प्रयास किया, लेकिन क्रेटोस ने उसे रोक दिया और अट्रेयस को याद दिलाया कि फ्रेया ने 3 वर्ष पहले उसकी जान बचाई थी। इस घटना ने फ्रेया के मन में बदलाव लाए। उसने क्रेटोस से अनुरोध किया, जिससे वह ओडिन द्वारा उस पर लगाए गए श्राप को तोड़ने में सफल हो सके। इस श्राप ने उसे अन्य लोकों की यात्रा करने से रोक रखा था। दोनों ने मिलकर इस श्राप को समाप्त किया। ओडिन ने विश्व वृक्ष की शाखाओं से फ्रेया के घर पर कब्जा कर लिया था, लेकिन क्रेटोस ने उसे पराजित किया और फ्रेया को श्राप से मुक्त करने में मदद की। इससे वे फिर से मित्र बन गए। हमें तुम्हारी जान बचाने का कोई अफसोस नहीं है, और न ही कभी होगा। परंतु जीने या मरने का निर्णय तुम्हारा था। तुमसे वो अधिकार छीनकर हमने गलत किया। और फ्रेया ने न केवल क्रेटोस के साथ अपने संबंधों को सुधारा, बल्कि उसने अपने भाई को भी माफ कर दिया। वह अंततः खुद को फिर से जीने का मौका देने के लिए तैयार थी। इस बार क्रेटोस फ्रेया के साथ घर लौटा, लेकिन अट्रेयस के साथ एक चौंकाने वाली बहस में पड़ गया। अट्रेयस अपने पिता की मृत्यु की भविष्यवाणी को रोकने के लिए एसगार्ड जाने का फैसला करता है। वह ओडिन की जासूसी करना चाहता था, लेकिन क्रेटोस अपने बेटे अट्रेयस की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, और इसलिए उसने उसे ओडिन के राज्य में जाने से मना किया। परंतु अट्रेयस अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर एक भालू में बदलकर ओडिन के राज्य में यात्रा करने में सफल रहा। उसके लिए यह चुनौती आसान नहीं थी। उसका पहला कदम एक विशाल दीवार पर चढ़ना था, और फिर हाइमडॉल का सामना करना था, जो एक ऐसा देवता था जिसके पास असाधारण शक्ति और दुर्भावनापूर्ण इंद्रियां थी। उसने अट्रेयस की योजनाओं के बारे में जाना और इसीलिए उसे मारना चाहा। मुझे माफ करना, परंतु मुझे यह कहना ही होगा, लोकी, मैं तुमसे अत्यधिक असंतुष्ट हूँ। तुम्हें शायद अपने घुटनों के बल पर ही रहना चाहिए। लेकिन थॉर बीच में आया और अट्रेयस को ओडिन के पास ले गया। वहां उसने ओडिन की चालबाजियों और झूठ का सामना किया। ओडिन ने अट्रेयस को रैग्नारोक रोकने का झांसा देकर अपने उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। हम अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हमारे अस्तित्व का रहस्य और अपने भाग्य को नियंत्रित करने का तरीका। हम रैग्नारोक को रोकने में सक्षम होंगे और अपने प्रियजनों को भी बचा पाएंगे। और ये होगा कैसे? एक प्राचीन मुखौटा जो अनंत ज्ञान की दुनिया को खोलने की कुंजी था, टूट गया था और उसके टुकड़े विभिन्न लोकों में बिखर गए थे। इस मुखौटे को फिर से एकत्र करने के लिए अट्रेयस और थॉर ने एक खतरनाक यात्रा शुरू की, जो उन्हें विभिन्न क्षेत्रों और लोकों से गुजरने के लिए मजबूर करेगी। इस बीच क्रेटोस ने अपने बेटे के भविष्य को जानने के लिए फ्रेया के साथ यात्रा की। वहां उन्हें पता चला कि हाइमडॉल अट्रेयस का हत्यारा होगा। इस जानकारी के बाद क्रेटोस ने हाइमडॉल को मारने की योजना बनाई, जिसके लिए एक विशेष हथियार की आवश्यकता थी। ब्रॉक और सिंद्री, 2 कुशल कारीगरों ने क्रेटोस को एक विशेष अंगूठी दी, जिससे वे हाइमडॉल को हराने के लिए एक शक्तिशाली हथियार बना सकते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में एक महिला कलाकार की आवश्यकता थी, जो समुद्र के मध्य में एक रहस्यमयी लोहार खाने में रहती थी। क्रेटोस और ब्रॉक ने उस महिला से मिलने के लिए यात्रा की, जिसने क्रेटोस के रक्त से एक शक्तिशाली भाला बनाया। लेकिन इस भाले को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए उस महिला के वरदान की आवश्यकता थी। ब्रॉक ने उससे वार्तालाप करने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुन सकी, क्योंकि वह केवल आत्माओं से बात कर सकती थी, न कि शरीर से। इस प्रकार ब्रॉक को पता चला कि वह एक आत्माहीन प्राणी है। परंतु क्रेटोस ने इस समस्या को सूझबूझ से संभाला और अपनी विनम्रता के साथ ब्रॉक से वरदान मांगने का निर्णय लिया, क्योंकि ब्रॉक स्वयं एक महान और निपुण कारीगर था। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद ब्रॉक ने अंततः अपनी सहमति दे दी। इस शस्त्र की धार न्याय के मार्ग पर चले, इसका प्रयोग करने वाला अमिट विजय प्राप्त करे।
और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ये शांति से विश्राम करे। जब वे घर लौट रहे थे तो रास्ते में क्रेटोस की ओडिन से मुलाकात हुई, जिसने अपने कपटपूर्ण शब्दों और चतुराई से क्रेटोस को बहकाने का प्रयास किया। लेकिन क्रेटोस ओडिन की असली मंशा को समझ गया और उसने ओडिन को चेतावनी दी। तुम्हारा पुत्र हमारे युग में शांति की कुंजी है। इस भाग्य और भविष्यवाणी से मुक्त होने के लिए हमारा पुत्र कोई कुंजी नहीं है। वही दूसरी ओर ओडिन की चालबाजियों और धोखों से प्रेरित अट्रेस ने मुखौटे की तलाश में कदम रखा। वह थॉर की बेटी थ्रूड और चालाक हाइमडॉल के साथ पाताललोक की गहराइयों में पहुंचा। इस भयानक भूमि में उसकी मुखौटे के आखिरी टुकड़े की खोज ने अनजाने में गार्म को मुक्त कर दिया, एक भयंकर भेड़िया जो समस्त ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। गार्म के मुक्त होने से विभिन्न लोक विनाश में डूब गए। अट्रेस ने महसूस किया कि उसकी जिज्ञासा और जल्दबाजी ने एक बड़ी तबाही को जन्म दिया है। उसकी यह भूल हाइमडॉल के अपमान और थ्रूड के साथ बढ़ते तनाव का कारण बनी। जब वह अपने घर लौटा तो उसने अपने पिता क्रेटोस को अपनी असफलता के बारे में बताया। क्रेटोस ने अपने बेटे के दर्द को समझा, क्योंकि उसने स्वयं अपने अतीत में कई बार अपने गलत संकल्पों का बोझ उठाया था। लेकिन क्रेटोस ने अपने बेटे को यह विश्वास दिलाया कि गलती करना कमजोरी नहीं है, बल्कि गलती को स्वीकार करने और उसे सुधारने की क्षमता ही असली शक्ति है। हमारे पुत्र से भूल हुई है, एक ऐसी भूल जिसे हम दोनों मिलकर सुधारेंगे। अट्रेस ने अपने पिता के साथ मिलकर पाताल लोक लौटने का फैसला किया ताकि वह अपनी गलती को सुधार सके। गार्म से लड़ाई आसान नहीं थी। क्रेटोस और अट्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह भेड़िया अपनी जगह पर डटकर खड़ा हुआ। अंततः अट्रेस ने फेनरीर की आत्मा को गार्म के अंदर प्रवाहित करने का साहसिक निर्णय लिया, जिसने गार्म को शांत किया और उसकी विनाशकारी शक्ति को खत्म कर दिया। नीचे बैठो, ये कैसे संभव है? ये विशाल प्राणियों की माया है। यह क्षण सिर्फ एक गलती का सुधार नहीं था, बल्कि एक पिता और पुत्र के बीच बढ़ते विश्वास का प्रतीक भी था। क्रेटोस ने अट्रेस से माफी मांगी कि वह एक अच्छे पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पाया। तब अट्रेस ने वही शब्द दोहराए जो क्रेटोस ने उसे समझाए थे। माफी मत मांगिए पिताजी, सुधार की प्रतिज्ञा कीजिए। क्रेटोस को एहसास हुआ कि वह चक्र जो सदियों से चलता आ रहा था, कभी क्रोनोस से ज़्यूस तक और ज़्यूस से क्रेटोस तक, अब अंत की ओर था। क्रेटोस को अपने बेटे पर गर्व महसूस हो रहा था। घर लौटने पर अट्रेस सभी को एसगार्ड में ओडिन के मुखौटे से जुड़े पूरे षड्यंत्र के बारे में बताता है। उसने वहां अपने अनुभवों और ओडिन की चालबाजियों की पूरी कहानी साझा की। यह सुनने के बाद क्रेटोस ने हाइमडॉल को मारने की अपनी योजना को रद्द कर दिया, क्योंकि अब वह चाहता था कि अट्रेस अपनी नियति खुद लिखे। फ्रेया क्रेटोस के निर्णय से निराश होकर अपने भाई फ्रेयर के पास वैनाहाइम लौट गई, ताकि वह उसकी सहायता कर सके। सभी लोकों में प्रवेश कर गार्म की बर्बादी को पूरी तरह से सुधारने के बाद क्रेटोस और अट्रेस ने भी फ्रेया से मिलने वैनाहाइम जाने का फैसला किया। वहां उनकी मुलाकात उस सुअर से हुई जिसे अट्रेस ने 3 साल पहले अपने तीर से घायल कर दिया था। वह वास्तव में हिल्डेस्विनी नामक एक आकार परिवर्तक था। उसने उन्हें बताया कि एसगार्ड वासियों ने वैनाहाइम पर हमला करके न केवल चंद्रमा के चक्र को रोक दिया, बल्कि फ्रेयर को भी बंदी बना लिया। उसने सुझाव दिया कि अट्रेस विशाल आकाशीय भेड़ियों की मदद से चंद्रमा का चक्र फिर से शुरू कर सकता है। अट्रेस ने अपने पिता क्रेटोस की सलाह से भेड़ियों को चंद्रमा और सूरज का अनुसरण करने का आदेश दिया। यह वही घटना थी जिसे 3 साल पहले भविष्यवाणी के रूप में देखा गया था। इस घटना ने रैग्नारॉक के आरंभ का संकेत दिया। क्रेटोस ने अपने बेटे को सिखाया, भाग्य की बेड़ियां तुम्हें तभी बांधेंगी अगर तुम स्वयं उनमें बंधना चाहोगे। तुम ये कर रहे हो क्योंकि ये आवश्यक है, न कि पूर्व निर्धारित। इस सीख के साथ अट्रेस ने अपने तीर से यह सुनिश्चित किया कि चंद्रमा का चक्र फिर से आरंभ हो। चंद्रमा के चक्र को स्थिर करने के बाद वे फ्रेया के पास लौटे। फ्रेयर को बचाने के लिए अट्रेस ने हिल्डेस्विनी के साथ जाने का फैसला किया और क्रेटोस ने फ्रेया के साथ जाने का निर्णय लिया। फ्रेयर को ढूंढते हुए उनका सामना हाइमडॉल से हुआ, जो क्रेटोस के हर कदम को पहले ही भांप सकता था। उसने उन पर हमला किया। यह देखकर क्रेटोस ने फ्रेया को अपने भाई की तलाश में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया और हाइमडॉल का सामना अकेले किया। मैं जानती हूँ कि तुम हाइमडॉल को नहीं मारना चाहते थे, लेकिन अब हम नियति को ठुकरा नहीं सकते। फिर मिलेंगे। हाइमडॉल और क्रेटोस के बीच की लड़ाई क्रूर और चुनौतीपूर्ण थी। क्रेटोस ने अपनी पुरानी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखते हुए हाइमडॉल को हराया, लेकिन उसे मारने से इनकार कर दिया। परंतु हाइमडॉल ने अपनी धृष्टता में अट्रेस को मारने की धमकी दी। तुम ये उस छोटे से दुष्ट के लिए कर रहे हो, है ना? अब तो उसकी मृत्यु मेरी तलवार से ही होगी। ये सुनकर क्रेटोस का धैर्य टूट गया। उसने हाइमडॉल को क्रूरता से मार डाला। हाइमडॉल की हार के बाद क्रेटोस ने गैलाहॉर्न हासिल किया, जो सभी लोगों के द्वार खोलने की शक्ति रखता था।
इसके पश्चात क्रेटोस ने गहरे जख्मी फ्रेयर को अपनी पीठ पर उठाया और अपनी पूरी ताकत से दुश्मनों से रक्षा की। सिंद्री के घर में जब सभी एकत्रित होते हैं तो क्रेटोस गैलाहॉर्न को सबके सामने प्रस्तुत करता है और सभी को बताता है कि इस गैलाहॉर्न के माध्यम से रैग्नारोक की शुरुआत हो सकती है, परंतु उन्हें अभी सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी। ये सुनकर अट्रेयस ने यह निर्णय लिया कि वह फिर से एस्गार्ड जाएगा ताकि वह उस मुखौटे के रहस्यों का पर्दाफाश कर सके। किंतु इस बार उसने अपने पिता से अनुमति ली, क्योंकि अब वह जानता था कि उसके पिता को उस पर पूरा विश्वास है। अट्रेयस की सुरक्षा के लिए सिंद्री ने उसे स्थानांतरण शक्ति प्रदान की, जिससे वह इच्छानुसार सुरक्षित रूप में वापस लौट सके। एस्गार्ड पहुंचते ही अट्रेयस मुखौटे का अनुवाद करता है और थॉर के साथ उसके अंतिम टुकड़े की तलाश में लग जाता है। टुकड़ा मिलने पर थॉर की पत्नी उसे गिरफ्तार करने की मांग करती है। आपने कहा था कि अब हमारे लोग नहीं मारे जाएंगे। आपने कहा था कि परिवार सबसे पहले आता है। क्या आपको नहीं लगता कि इसकी मौजूदगी हमारे परिवार के लिए एक खतरा है? इसने आपकी पोती को संकट में डाला और आपके पुत्र को अपमानित किया। हाइमडॉल को लोकी ने नहीं बल्कि उसके पिता ने मारा था, और तुम्हारी बेटी अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो खुद की गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराई जाए। जहाँ तक तुम्हारे पति का सवाल, उसने फिर से मदिरा पीनी शुरू कर दी है। लेकिन ओडिन की जरूरत के कारण वह ऐसा नहीं होने देता। सिर्फ थॉर को समझाती है कि वह ओडिन का कठपुतली न बने। वह उसे याद दिलाती है कि अट्रेयस और क्रेटोस ने उसके बेटों को मार डाला था। थॉर गुस्से में आकर अट्रेयस पर हमला करता है, लेकिन वो अट्रेयस की स्थानांतरण की शक्ति से अनजान था, जिसका अट्रेयस उपयोग करता है और सिंद्री के घर वापस लौट आता है, जहां वो मुखौटे को सबके सामने प्रस्तुत करता है। टियर कहता है कि इस मुखौटे के ज्ञान से रैग्नारोक को रोकना संभव है। उसने रैग्नारोक में भाग लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब इस मुखौटे की मदद से वो एस्गार्ड जाने की योजना बना रहा था। वो उन सबको बताता है कि वह सभी समय रेखाओं में देख सकता है बिना ओडिन की सहायता के। यह सुनकर ब्रॉक और सिंड्री आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उनकी समय यात्रा भी ओडिन के सामने असफल थी। और अब उन सभी के मन में एक ही सवाल था कि टियर ने उन्हें यह बात पहले क्यों नहीं बताई। ब्रॉक को यह सब संदेहजनक लगा। उसने मुखौटे को टियर से छीन लिया, लेकिन तभी एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। वह टियर नहीं बल्कि ओडिन था, जिसने टियर का रूप धारण किया था। मैं ब्रॉक की जान नहीं लेना चाहता था, पर अगर वह मर भी गया तो हाइमडॉल की आत्मा को शांति मिलेगी। हाइमडॉल की मृत्यु की भावना से प्रेरित होकर ओडिन ने ब्रॉक को मार डाला, और मुखौटे को पुनः प्राप्त करने के लिए उसने अट्रेयस की गर्दन पर छुरी रखकर सबको धमकाया। सभी ने ओडिन की बात मानी और उसे वह मुखौटा दे दिया, लेकिन अट्रेयस भेड़िए में बदलकर ओडिन के जाल से भाग गया। ठीक उसी समय क्रेटोस ने अपने भाले की मदद से ओडिन से मुखौटा छीन लिया और उसकी योजना को विफल कर दिया। परंतु अब ओडिन को उनकी योजना का पता चल गया था, और रैग्नारोक की समस्या का एकमात्र हल था। क्रेटोस नहीं चाहता था कि अट्रेयस इस युद्ध का हिस्सा बने, इसलिए वो इससे बचने का तरीका ढूंढने की कोशिश कर रहा था। वे दोनों शिकार के लिए निकल पड़े, जहां क्रेटोस को समझ में आया कि उन्हें इस स्थिति का सामना करना होगा। ये सब मेरी वजह से हुआ। बिल्कुल नहीं। वे सिंद्री के पास वापस लौटे, जो अपने भाई ब्रॉक के निधन पर शोक मना रहा था। इसके पश्चात वे फ्रेया के पास गए। फ्रेया उन्हें बताती है कि एस्गार्ड जाने का एकमात्र तरीका हाइमडॉल का गैलाहॉर्न है। उन्हें युद्ध में जीतने के लिए एक सेना की आवश्यकता थी। अब समय आ चुका है कि समस्त लोग और प्राणी ओडिन के विरुद्ध एक साथ लड़े। टियर पहले ही कोशिश कर चुका है। ये नहीं, असली टियर। सब लोग उसे बहुत पसंद करते थे, पर अंततः वो भी इस कोशिश में नाकाम रहा। तो हमें सफलता पाने का संकल्प लेना होगा, नहीं तो सब मारे जाएंगे। क्रेटोस और अट्रेयस को एस्गार्ड की दीवार तोड़ने के लिए सर्टर की सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन सर्टर ने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी पत्नी की जान खतरे में पड़ जाती। तब क्रेटोस ने अपनी विनाश की धारों से सर्टर को शक्ति दी, जिससे उसका विशाल रूप जागृत हो गया। तभी ओडिन की सेना क्रेटोस और अट्रेयस पर हमला करती है, लेकिन पिता और पुत्र की जोड़ी उन्हें पराजित कर देती है। सर्टर घोषणा करता है, विनाश का आरंभ हो चुका है। क्या तुम हमारी मदद करोगे? हम आपके बुलावे का इंतजार करेंगे। दूसरी ओर सभी अपनी सेना के साथ युद्ध में लड़ने के लिए तैयार थे, परंतु अभी एक दिन शेष था। उस रात जब क्रेटोस आराम करने जाता है, तब उसे फे का सपना आता है, जिसमें उनकी कुछ पुरानी यादें थी। फे को अपनी मृत्यु का आभास कई वर्ष पहले ही हो गया था, क्योंकि वह भविष्य देखने की शक्ति रखती थी। वह क्रेटोस के साथ अपने अंतिम संस्कार की तैयारी कर रही थी। यह घटना इस बात की पुष्टि करती है कि फे हमेशा से चाहती थी कि अट्रेयस और क्रेटोस इस यात्रा पर जाएं, परंतु उसकी वजह अभी भी अनजान थी। अगली सुबह जब क्रेटोस जागता है, तो सभी उसे युद्ध में अपना मुखिया बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह उन्हें एक उत्साहजनक भाषण देता है। युद्ध सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं।
और गैलाहॉर्न का उपयोग कर रैग्नारॉक की शुरुआत करता है, जिससे सभी लोग द्वार उनके समक्ष प्रकट हो जाते हैं। क्रेटोस और उसकी सेना एसगार्ड की ओर प्रस्थान कर उसकी विशाल दीवार को तोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, परंतु ओडिन उनके आगमन के पहले ही अपने युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों के साथ तैयार था। थॉर, यॉर्मनगैंड्र, एंग्रबोड़ा और फेनरिर भी युद्ध में शामिल होते हैं, किंतु सिमरी अकेले आता है। वह इस युद्ध के कारण अपनी प्रजाति के लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता था। ब्रॉक की मृत्यु का दर्द उसके हृदय में अभी भी तीव्र था और उसकी आत्मा को अंदर से खोखला कर रहा था। रैग्नारॉक के युद्ध में पहुंचते ही क्रेटोस सिंद्री के उपकरण की मदद से यंत्रों को नष्ट करना शुरू करता है। इस प्रक्रिया में कई निर्दोष लोग मारे जाते हैं, जिसे अट्रेस सहन नहीं कर पाता। उसे याद आता है कि ओडिन ने मिडगार्ड के लोगों को इस विशाल दीवार के पास शरण दी थी और आगे बढ़ने के लिए उन्हें सभी निर्दोष लोगों को मारना पड़ेगा। अट्रेस यह दृश्य देख नहीं पाता, किंतु फिर वह क्रेटोस की दी हुई शिक्षा को स्मरण करता है। युद्ध सिर्फ वही लोग जीतते हैं जो अपना सब कुछ बलिदान करने को तैयार रहते हैं। यह देखकर क्रेटोस को अपनी गलती का एहसास होता है और वह तुरंत उसे सुधारने की कोशिश करता है। हम ओडिन को रोकेंगे, पर हम निर्दोषों का बलिदान देने नहीं आए। अगर मरेंगे तो न्याय के लिए, बदले के लिए नहीं। उसे अपने अतीत में की गई गलतियों का आभास था। अपने बदले के लिए उसने पूरे ओलंपस को खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार वह अतीत को दोहराने नहीं देगा। वह ओडिन को रोकने के लिए तैयार था, परंतु किसी निर्दोष का रक्त बहाने के लिए नहीं। अट्रेस सिंद्री के साथ एसगार्ड के मुख्य द्वार पर पहुंचता है, जहां थॉर की बेटी थ्रूड उसे मारने की कोशिश करती है। लेकिन जब अट्रेस उसे अपनी ओडिन को मारने की योजना बताता है, तो थ्रूड की माँ उसे अट्रेस का साथ देने के लिए प्रेरित करती है। ओडिन का स्वभाव पत्थर की तरह कठोर है। वो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को कुचल सकता है। मैंने तुम्हारे पिता से उम्मीद की थी कि वो ओडिन का सामना करेंगे, इसलिए अब तुम्हें ये दायित्व निभाना होगा। जब वे सभी एसगार्ड में प्रवेश करते हैं, तो फ्रेयर उन्हें बताता है कि रैग्नारोक और सर्ट नियंत्रण से बाहर हो चुके हैं और विनाशकारी तांडव मचा रहे हैं। इस बीच यॉर्मनगैंड थॉर के शक्तिशाली वार के कारण अतीत में स्थानांतरित हो जाता है। थ्रूड को क्रेटोस और उसकी सेना के पास देखकर उसे अपनी बेटी की सुरक्षा की चिंता होती है। वह क्रेटोस पर वार करता है और उसे लड़ाई के लिए ललकारता है, परंतु क्रेटोस थॉर को समझाता है कि यह विध्वंस बेकार है। हमारा स्वभाव कभी नहीं बदलता, हम सदा ध्वंसक ही रहेंगे। नहीं और नहीं, हमें हमारी संतानों के लिए बेहतर बनने का प्रयास करना होगा। किंतु उसी समय ओडिन का आगमन क्रेटोस के प्रयास को व्यर्थ कर देता है। ओडिन थॉर से क्रेटोस की जान लेने को कहता है, लेकिन थॉर के इनकार करने पर ओडिन स्वयं अपने पुत्र थॉर को मार डालता है। यह घटना ओडिन की निर्दयता और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक जाने की क्षमता को दर्शाती है। उन अंतिम क्षणों में थॉर की पीड़ित आंखों में उसकी बेटी थ्रूड का रोता हुआ चेहरा समा जाता है। उसकी मृत्यु के पश्चात ओडिन थ्रूड को उसी के पिता का हथियार इस्तेमाल कर दूर फेंक देता है। अट्रेस और क्रेटोस ओडिन के साथ पूरी शक्ति से लड़ते हैं। इसी बीच फ्रेया भी युद्ध भूमि में पहुंचती है और ओडिन को अपने वश में कर लेती है, किंतु ओडिन जमीन को तोड़कर अट्रेस को उस मुखौटे के जरिए अनंत ज्ञान की दरार में देखने का आदेश देता है। लोकी, यह तुम्हारा क्षण है। क्रुआ ने तुम्हें मुझसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन यही तुम्हारी तकदीर है। योटनार के महान वीर, केवल तुम ही यह मुखौटा पहनकर हमारे अस्तित्व की सच्चाई के दर्शन कर सकते हो। जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर कर सकते हो। तुम्हारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ है। अट्रेस अपने पिता की तरफ देखकर क्रेटोस की सहमति का इंतजार करता है। यह निर्णय तुम पर निर्भर करता है पुत्र, हमें तुम पर पूरा भरोसा है। अंततः अट्रेस उस मुखौटे को तोड़ देता है, जिससे वह दरार पूरी तरह से बंद हो जाती है। यह देखकर क्रोधित ओडिन क्रेटोस व अट्रेस पर आक्रमण करता है, परंतु इस बार सब मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। उनकी एकजुटता और कड़ी मेहनत के कारण वे ओडिन को पराजित कर देते हैं। अट्रेस के मासूम दिल में अभी भी एक आशा की किरण बची थी। वह ओडिन को एक बेहतर और अच्छा देवता बनने के लिए प्रेरित करना चाहता था, लेकिन ओडिन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिससे अट्रेस को मजबूरन ओडिन की आत्मा को अपने जादुई रत्न में कैद करना पड़ा। ये वही दृश्य था जो क्रेटोस और अट्रेस ने पहले देखा था। अट्रेस की बाहों में उसके पिता की नहीं, बल्कि ओडिन की मृत्यु लिखी थी। उस रत्न को नष्ट करने के लिए अट्रेस उसे अपने पिता क्रेटोस को देता है, जो ओडिन द्वारा फ्रेया पर किए गए अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए वह रत्न फ्रेया को सौंप देता है। परंतु ओडिन के छल कपट और चालाकियों से सबसे ज्यादा पीड़ित सिंद्री हुआ, जिसने अपने भाई ब्रॉक को एक बार फिर खो दिया, और इस बार ब्रॉक की मृत्यु से लौटने की कोई गुंजाइश नहीं थी। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए सिंद्री उस
उस रत्न को तोड़ देता है और इस तरह ओडिन का अस्तित्व हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। लेकिन अभी उनके संघर्ष की कहानी खत्म नहीं हुई थी। रैग्नारोक तथा सर्टर जो उनके नियंत्रण के बाहर था, एसगार्ड में विनाशकारी तांडव मचा रहा था। सभी की सुरक्षा के लिए फ्रेयर अपने हथियार से एक सुरक्षा बाधा बनाकर उन्हें एसगार्ड से प्रस्थान करने का आदेश देता है। लेकिन सबकी जान बचाते हुए वह खुद वीरगति को प्राप्त हो जाता है, न्याय के लिए अपनी जान न्योछावर कर। वह मरते दम तक एक सच्चे योद्धा की तरह अपना कर्तव्य निभाता है। कुछ समय पश्चात अट्रेस की आंख मिडगार्ड में खुलती है, जहां एसगार्ड के समस्त जीवित बचे हुए लोग उपस्थित होते हैं। वह फ्रेया से मिलता है, जो उसे अपने परिवार के रूप में स्वीकार करती है और उसे वह तीर जिससे अट्रेस ने उसके पुत्र बॉल्डर को मारा था पुनः प्रदान करती है। एंग्रबोड़ा उन्हें एक स्थल के दर्शन कराती है, जहां फे का छुपाया हुआ भविष्यवाणी मंडल मौजूद होता है। यह वही मंडल था जो योतनहाइम की दीवारों पर अनुपस्थित था। फे ने अपने पुत्र और पति के लिए अपनी प्रजाति के प्राणियों के खिलाफ जाकर इसे यहाँ छुपाया था, ताकि वे दोनों अपनी किस्मत खुद लिखें। अब अट्रेस के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी, अन्य लोकों में प्रवेश कर अपनी प्रजाति के सभी विशाल प्राणियों को ढूंढना। परंतु इस सफर में क्रेटोस अट्रेस का साथ नहीं दे सकता था। अंततः अट्रेस एंग्रबोड़ा के साथ अपनी नई यात्रा के लिए निकल पड़ता है। अट्रेस की विदाई के बाद क्रेटोस एक अन्य मंडल को देखकर आश्चर्यचकित रह जाता है। उसमें क्रेटोस की पूरी यात्रा का विवरण था, उसका मिडगार्ड में आगमन, उसके प्रायश्चित का मार्ग और इस विनाशकारी युद्ध में निर्दोष लोगों की जान बचाना। अब लोग उसे स्पार्टा के अंधकार या देवताओं के हत्यारे के रूप में नहीं, बल्कि एक नायक के रूप में देख रहे थे। वह नायक जिसने उन्हें ओडिन के अत्याचारों से बचाया था। सभी लोग अब क्रेटोस को अपने उद्धारक के रूप में याद कर उसकी पूजा करने लगे थे। क्रेटोस ने अपना सारा जीवन इस क्षण की प्रतीक्षा में बिताया था। हजारों सालों तक उसकी जिंदगी कष्टों से भरी रही, लेकिन अब आखिरकार वह अपनी मुक्ति के मार्ग में सफल रहा। अंत में सिंद्री अपने हृदय में गहरी पीड़ा के साथ ब्रॉक का अंतिम संस्कार करता है। यह इस कहानी का समापन है। यदि आप ऐसी और लंबी वीडियोस देखना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना पसंदीदा पार्ट कमेंट कीजिए।